हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सभी मेरे प्यारे साथी एकदम गजब होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो सभी दोस्त अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे मेरे दोस्त, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है। प्यारे दोस्त, आज जो हमारी क्लास है वो वर्णमाला की ही चल रही है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे दोस्त हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे आज, ये बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा। ठीक है, वर्णमाला की ही क्लास है आज भी मेरे दोस्त। 5वें नंबर की क्लास है ये। आज हम इस वर्णमाला को एकदम समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, ऐसा मेरा प्रयास है। ठीक, तो चलिएगा, आप बढ़ते हैं आगे। हम मेरे दोस्त काकल्य वर्ण के बारे में जानते हैं कि काकल्य वर्ण क्या होता है। ठीक है, काकल्य वर्ण क्या होता है इसके बारे में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं अवगत कराता हूं कि काकल्य वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं काकल्य वर्ण। देखिए, काकल्य वर्ण की जो परिभाषा मेरे दोस्तों आप लोगों की होती है वो होती है कि जिस जिनकी जिसके जिसके उच्चारण में उच्चारण में मुख गुहा मुख गुहा जिसके उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मुख गुहा खुली रहती है, जिसके उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, और और वायु यानी कि जो वायु है हमारी, वो क्या होती है, वो बंद कंठ को खोलकर, जो हमारा बंद कंठ होता है, बंध कंठ को खोलकर, बंध कंठ को खोलकर खोल कर बंध कंठ को खोलकर, ठीक है, वो किससे बाहर हो जाती है। यानी कि मैंने बोला कि जिस उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, झटके से बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। देखो, किसी बुक में आप लोगों को परिभाषा मिलेगी इसकी, और किसी बुक में आप लोगों को परिभाषा इसकी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब होता है कि काकलीय वर्ण जो होता है वो आप लोगों का होता है। काकलीय वर्ण कौन सा होता है? आपका है होता है। ठीक है, और इसी को ही मेरे दोस्त हम स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं, और इसी को ही मेरे दोस्त हम काकलीय वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे इसकी जो उच्चारण करने पर जो ध्वनि है वो कैसे मुख गुहा खुली रहेगी, है ना? आप कहोगे कैसे मुख गुहा खुली रहेगी। ठीक, अब देखो कैसे होगा। 8 बजे भी क्लास चलती है, 9 बजे भी, 10 बजे भी क्लास चलती है, दोनों समय क्लास चलती है। 8 बजे वाली 8 बजे होती है साहित्य की, और 9 बजे 10 बजे वाली 10 बजे होती है। मैंने बोला है कि जिसके उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, जिसके उच्चारण में क्या होगा मेरे दोस्त, मुख गुहा खुली रहती है। मुख गुहा जो है, जो हमारा मुंह है वो खुला रहता है उच्चारण करने पर। है है ध्यान से देखो, ये मुंह है मेरा, मुंह बंद है। अब उच्चारण करूंगा इसका है का, तो कैसे हो जाएगा, है, और असर कहां पड़ रहा है, ये कंठ है है का असर कंठ पर पड़ रहा, तो यही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का ये काकल्य वर्ण। मुख गुहा बोलते हैं जो हमारा ये मुंह होता है, मुंह ये खुला रहता है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, उसी को मेरे दोस्त हम काकल्य वर्ण कहते हैं। एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या इतना समझ में आ गया या ना? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, क्या इतना समझ में आ गया या ना? जल्दी से बता दो, बस जल्दी से बता दो मेरे शेर। मैंने कहा कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मुंह हमारा खुला रहता है और वायु हमारे बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं। ठीक है,
बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अब देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कौन सा? संयुक्त व्यंजन। क्या मिलेगा? संयुक्त व्यंजन। आप कहोगे भैया जी संयुक्त व्यंजन क्या होता है? इसकी परिभाषा बनेगी कि जो वर्ण दो भिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण दो भिन्न दो भिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, या दो भिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम संयुक्त व्यंजन उसको हम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या जो होती है वो मेरे दोस्त कितनी होती है? 4 होती है। और ये होते कौन कौन से हैं, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका भी मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए, होते कौन कौन से हैं। देखो, 4 में अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, तो ध्यान देना, 4 प्रकार जो होते हैं इनके, 4 तो होते ही हैं, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। ये मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो ध्यान देना आप सभी को। कौन किसके योग से मिलकर बनता, भैया ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो भाई ये भी बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा 6 क्षत्रिय की, अगर मैं बात करूंगा त्रिशूल की, अगर मैं बात करूंगा ज्ञानी की, अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त श्रेय की, ये हो गए आप लोगों के संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो गए मेरे दोस्त? आप लोगों के संयुक्त व्यंजन जो आप लोगों के सामने हैं। अब अगर मैं बात करूंगा अब अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त ये किसके योग से मिलकर बनता है, तो देख लीजिएगा, 6 क्षत्रिय कै और धन शय के योग से मिलकर बनता है। त्रिशूल तय और धन रै के योग से मिलकर बनता है। ज्ञानी जय धन आय के योग से मिलकर बनता है। और श्रेय सै धन रै के योग से मिलकर बनता है। इस पर आधारित एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे क्या? इस पर आधारित एक प्रश्न ये वाला मिलता है कि स्वर रहित व्यंजन, ध्यान देना मेरी बात पर, नोट डाल करके यहां पर लिख रहा हूं, क्या मिलेगा? स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, व्यंजन जब जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर सहित, ये प्रश्न भी देखा होगा जो मैं लिख रहा हूं नोट डाल करके, स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, मिलता है, तब संयुक्ताक्षर बनता है, तब संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर बनता है। आप कहोगे इस बात को सिद्ध करके बताओ, तब हम जानेंगे। तो देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है, क्या है? ये जो कै दे रखा है आपका, ये आपका कैसा है? स्वर रहित है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत लग गया। और ये क्या दे रखा है आप लोगों का? ये दे रखा स्वर सहित, इसमें कोई हलंत लगा हुआ नहीं है। और ये क्या बन करके आया है आपका?
ये बन करके आया है आपका संयुक्ताक्षर। ये क्या बन करके आया है आपका संयुक्ताक्षर। इतनी बात प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में बैठ गई है ना? इतनी बात प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में बैठ गई है ना बात जो मैंने समझाई? बताइए वीरो सबकी। ये संयुक्त अक्षरी तो बने, सब संयुक्त अक्षरी तो बने हुए हैं। जो दो वर्णों के योग से मिलकर बनता है, जो दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनता है, उसी को ही तो संयुक्त अक्षर कहते हैं। बताइए किस विद्यार्थी की समझ में इतनी सी बात ना आई? बताइए किस विद्यार्थी की समझ में इतनी सी बात ना आई दोस्त? जल्दी से बता दो बस हमें, फटाफट बता दो इसको, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त उत्क्षिप्त व्यंजन। आप कहोगे उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, इस उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या क्या कहते हैं? एक ताड़नजात भी कहते हैं, और विकसित वर्ण भी इसको कहा जाता है, संकर वर्ण भी इसको कहा जाता है। देखो, इसको ताड़नजात, ताड़नजात भी कहा जाता है, इसको विकसित वर्ण भी कहा जाता है, इसको विकसित वर्ण भी कहा जाता है, इसको संकर वर्ण भी कहा जाता है, संकर वर्ण भी कहा जाता है, और इसको फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? फेंका हुआ व्यंजन। भैया किसी के भी नाम से आ जाए। और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा? द्विगुण व्यंजन। आप कहोगे इसमें दो गुण हैं क्या? जी हां, बिल्कुल हैं दो गुण। मैंने कहा आप कहोगे इसमें दो गुण हैं क्या? जी हां, बिल्कुल दो गुण हैं। आप कहोगे कौन कौन से दो गुण हैं? परिभाषा दूंगा तब आपको पता चलेगा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर क्या होगा मेरे दोस्त? जिनका उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर, क्या होगा? जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उत्क्षिप्त, या फिर मेरे दोस्त आपका ताड़नजात, या फिर मेरे दोस्त विकसित वर्ण, या फिर मेरे दोस्त आपका संकर वर्ण, या फिर आपका फेंका हुआ व्यंजन, या फिर मेरे दोस्त आपका द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या दो ही होती है। एक होता है आपका ढ, एक होता है आपका ढ। आप उच्चारण करोगे तो जीभ ऊपर उठेगी, तुरंत नीचे गिरेगी झटके से। आप अगर देखोगे तो जीभ जो है मेरे दोस्त आपकी ऊपर उठेगी और तुरंत मेरे दोस्त झटके से नीचे गिरेगी। ये बात का ध्यान रखना। ये बात का ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? थम्स अप करके बता दो दोस्त। इतनी बात क्लियर है ना? थम्स अप करके बता दो दोस्त। अब देखो इससे संबंधित क्या बातें मिलती हैं। अब देखो, इसकी पहचान बता रहा हूं जो मेन मेन है। क्या है? किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। किसी भी शब्द का शुरुआत कर रहे हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। डमरू, ढक्कन और ढोलक,
कहीं भी नहीं मिलेगा। द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, देख सकते हो। द्वित्व व्यंजन आगे पढ़ाऊंगा मैं। द्वित्व व्यंजन उसको कहते हैं जब एक समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो। जब एक समान व्यंजन आए और उनके बीच में कोई स्वर ना हो, उसको कहते हैं। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। डे और ठे के तुरंत पहले और तुरंत बाद अनुस्वार अगर लगा हो तो भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। आप लोगों के सामने ग्राउंड शब्द लिखा है, इसमें देख सकते हो किस में प्रयोग होगा किस में नहीं। ये वाली बात आपको विधिवत तरीके से बता दी गई है। ये वाली बात मेरे दोस्त आप लोगों को विधिवत तरीके से बता दी गई है। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतर तरीके से सारी बातें सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी, क्लियर होती चली जा रही होंगी। इतनी बात क्लियर है सबकी? इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं इसको देख लीजिएगा ध्यान से। मैं कहूंगा द्वित्व व्यंजन क्या होता है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। क्या बोलेंगे? यदि दो समान व्यंजनों के बीच, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, व्यंजनों के बीच बीच कोई स्वर ना हो। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक साथ दो व्यंजनों का आना उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये समझ में आ गई? अब देख लो उदाहरण, लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, पट्टी, मिट्टी, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मट्ठा, मक्का, पक्का, सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता। भैया देख लो, ये ऐसे व्यंजन हैं जिसमें मेरे दोस्त आपको एक दो समान व्यंजन होंगे और उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा होगा। उसी को कहते हैं मेरे दोस्त द्वित्व व्यंजन। उसी को कहते हैं मेरे दोस्त हम क्या? द्वित्व व्यंजन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी प्यारे वीरों की समझ में आ गई या ना? आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों को अगर किसी वजह से बाई चांस अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मांसपेशियों या दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये वन लाइनर में अगर डीपली अगर जाया जाए, डीपली अगर वर्णमाला में जाते हैं तब जाकर के ये चीज मिलती है। तो दृढ़ व्यंजन अगर पूछ लेगा तो आप लोगों के सामने है, शिथिल व्यंजन पूछ लेगा तो आप लोगों के सामने है, और मध्यम व्यंजन पूछेगा तो ये है। बस इतना ही आएगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? मैंने कहा बस इसके बारे में इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए इसके बारे में नहीं मिलेगा। ये चीज का ध्यान आप सभी को रखना है। ठीक है जी? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे कौन सा? देखो, यानी कि जिनके उच्चारण में के समय जो है मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं, यानी कि मुख की मांसपेशियां अगर दृढ़ होंगी, मुख की मांसपेशियां उच्चारण करने पर इन वर्णों की, ठीक है, मांसपेशियां दृढ़ होंगी, दृढ़, तो मेरे दोस्त आपका दृढ़ व्यंजन बनता है। ठीक है? और अगर शिथिल होंगी तो मेरे दोस्त आपका क्या बनेगा? शिथिल। और अगर मेरे दोस्त मांसपेशियां ना तो दृढ़ होती हैं और ना ही शिथिल, वो हो जाएगा मध्यम। ना दृढ़ और ना शिथिल, और ना शिथिल, तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा आपका? और वो क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त? मध्यम व्यंजन। ठीक है? यहां समझ में आ गई सबकी बात? अब देखो, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आता है, एक प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आता है। ये सबसे ज्यादा मेन है, आप लोगों का ध्यान रखना इस बात का। तो देखो,
घोषत बोल दो, या फिर मेरे दोस्त आपको नाद मिल जाएगा, नाद, या फिर मेरे दोस्त कंपन। नाद भी कह सकते हो इसको, कंपन भी कह सकते हो, या आवाज भी कह सकते हो। नाद कह सकते हो, कंपन कह सकते हो, या फिर मेरे दोस्त इसको आप आवाज के रूप में भी कह सकते हो, आवाज। क्या कह सकते हो आप? आवाज के रूप में भी मेरे दोस्त इसको आप कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो किस तरीके से, ठीक है। अब देखो किस तरीके से इसको बनाएंगे मेरे दोस्त हम प्रश्नों को। देखो कैसे बनेगा। घोष बोल दो या सघोष बोल दो, यानी कि इसके उच्चारण में क्या होगा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, है ना। जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्रिका में, स्वर तंत्रिका में कंपन हो, कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? घोष। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसको, इसमें केवल नाद का प्रयोग होता है, इसमें केवल नाद। नाद किसको बोलते हैं जानते हैं? आवाज। आवाज का यानी कि कंपन का उपयोग होता है, उपयोग होता है। आप लोगों से बनते हैं भाई इससे संबंधित प्रश्न, ध्यान रखना इस बात का। आप लोगों से इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इस बात का ध्यान सबको रखना है। अब कहोगे आप कि भैया जी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखो मैंने ये भी लिखा है और मैंने ऊपर भी लिखा है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो देख सकते हो प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 मिलेगा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होगा? ये रहा। कै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, कै वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, तय वर्ग का, और ये है आपका पै वर्ग का। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलेगा और सभी स्वर इसके अंतर्गत मिलेंगे, 11 के 11। द्विगुण व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? एक होता है ढ और एक होता है ये वाला ढ, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन में मेरे दोस्त यह मिलेगा, वह मिलेगा, रे मिलेगा, और मेरे दोस्त क्या मिलेगा? ये रे ले वे, ये रे, ये रे ले, और क्या मिलेगा मेरे दोस्त? वह मिलेगा, और एक उस व्यंजन का है मिलेगा। किसके अंतर्गत? ये मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों का घोष के अंतर्गत मिलेगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। घोषत जो आधार दिया है इसके, इस प्रश्न को बार बार नेट में पूछा गया है सर। कोई बात नहीं, नेट में पूछा गया है तो अब कहीं में भी पूछे आप गलत नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे दोस्त जो भी सभी चीजें हैं वो मैं सब मुहैया करा रहा हूं, सब उपलब्ध करा रहा हूं, आप लोगों के सामने है, देख लो। आप लोगों के सामने है सभी चीजें। फटाफट बताइए थम्स अप करके। फटाफट थम्स अप करके बताइए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, शानदार, गजब। यही आएंगे घोष में, ध्यान रखना जो मैंने लिखे हैं इससे अलग कोई नहीं होगा। अघोष, इसकी परिभाषा क्या होती है? अघोष किसे कहते हैं? यानी कि इसके उच्चारण में क्या होगा? स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा, ठीक है।
इसके उच्चारण में क्या होगा मेरे दोस्त? स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। तथा इनमें केवल श्वास की आवश्यकता होती है। केवल किसकी आवश्यकता होती है? श्वास। श्वास की आवश्यकता होती है। यानी कि इनमें केवल किसकी आवश्यकता होती है मेरे दोस्त? केवल और केवल श्वास की आवश्यकता मेरे दोस्त होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? रोशनी यादव, शब्द नहीं है बयां करने की कि सर व्याकरण आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। मतलब साहित्य बेकार पढ़ा रहा हूं इसका मतलब है? साहित्य ठीक नहीं पढ़ा रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं है? सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से मिलनी चाहिए, क्रम वाइज मिलनी चाहिए, और क्या। केवल श्वास का प्रयोग अगर होगा ना, केवल श्वास का प्रयोग होता है, इसका ऐसा करके लिख दो चाहे, केवल श्वास का प्रयोग होता, उसमें नाद का प्रयोग होता है, इसमें श्वास का प्रयोग होता है, इसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है जी। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता, और तीनों से इसके अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हो पहला दूसरा कौन सा होगा प्रत्येक वर्ग का? चे छे, कै खे, टे ठे, ते थे और पे और फे। ये होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के अघोष। ये होते हैं अघोष। इतनी बात समझ में आ गई? सर व्याकरण में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो और साहित्य भी अच्छी पढ़ाते हो। चलो, संतुलन बना दिया आपने, है ना? क्योंकि देखो, व्याकरण के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि व्याकरण में मेरे दोस्त मुझे बस केवल अपडेट करना होता जो वर्तमान में चल रहा है उसको। क्योंकि व्याकरण में 10 साल से मेरे दोस्त पढ़ा रहा हूं, और साहित्य को मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी 2 3 4 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद भी मेरे दोस्त पीएचडी की लिए अग्रसर हूं, है ना? तो इसके लिए मुझे गहन मंथन करना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखो। इसके बाद क्या आता है? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आप कहोगे एक तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आप लोगों को मिल जाएगा, और एक क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त आपको? यहां पर एक मिलता है, यहां कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। तो मैं आपको बता देता हूं, वो चीज भी यहीं पर लिख देता हूं। कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, मेरे दोस्त दो प्रकार से ये चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। तो आपको दो ही लगाने, इसके भी दो ही लगाने, ठीक है? और घोष जो दिया था इसके भी दो ही लगाने थे, इसके भी दो ही लगाने थे। ठीक है जी? घोष जो दिया था वो भी दो ही लगाने हैं, इसको भी दो ही लगाने हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, मैंने कहा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, तो ये तो हो गया, सॉरी,
आगे आता, हाँ, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, प्राणत्व के आधार पर दिया है आप लोगों का अल्प प्राण और एक दिया है महाप्राण। आगे ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बाह्य प्रत्न के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर में लगाना है मेरे दोस्त क्या, कि भैया जी 2 ही प्रकार आपके होते हैं। आप कहोगे 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अल्प का मतलब, इसकी परिभाषा इसी में ही छिपी हुई है। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। यानी कि जिस व्यंजनों का, यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, मैंने क्या कहा आप लोगों से, ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे दोस्त, कि जो अल्प का मतलब होगा कम और प्राण का मतलब होगा वायु, यानी कि जिनके उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर मेरे दोस्त कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले मुंह से, उसको ही मेरे दोस्त अल्प प्राण कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी ध्वनियां प्रयोग होती हैं। इसमें हकार ध्वनि प्रयोग नहीं होती है, लिख लेना, इसका एक मुख्य बिंदु है। इसमें हकार ध्वनियां, हकार ध्वनियां, इसमें हकार ध्वनियां प्रयोग प्रयोग नहीं होती, नहीं होती। इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हकार ध्वनियां जो होती हैं वो प्रयोग में नहीं होती हैं। ये बात का ध्यान रखना, ये मुख्य बिंदु है इसका। और कम वायु बाहर निकलेगी इनके उच्चारण करने पर। हां, कभी कभी इनकी संख्या आप लोगों से पूछ लेता, कभी कभी इनकी संख्या आप लोगों से पूछ लेता कि इनकी कितनी संख्या होती है, तो मेरे दोस्तों इनकी संख्या 31 होती है। इनकी संख्या 31 होती है। कभी कभी मेरे दोस्त पूछ लेता कितनी संख्या होती है इनकी। आप कहोगे 31 कैसे होती है, तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहां देख सकते हो आप लोग सब विद्यार्थी, इसमें विषम वर्ण होगा। आप कहोगे विषम वर्ण क्या होता है, अल्प आर्याना, अल्प, अल्प का मतलब कम, जहां अल्प आ जाए तो वहां विषम वर्ण जोड़ देना प्रत्येक वर्ग का। तो 1 3 5, 1 3 5 ये विषम वर्ण हो गया। मैंने कहा 1 3 5। 1 3 5 और अंतस्थ व्यंजन होता है और सभी स्वर होते हैं, और एक द्विगुण व्यंजन का ढय जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। द्विगुण व्यंजन का मेरे दोस्त जो होता है वो मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों का आता है। अर्थात मैं कह दूं, हकार ध्वनि का मतलब होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कि ऐसी ध्वनि कहा जा सकता है जिसके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा मेरे दोस्त नहीं होती, ऐसे कह सकते हो। हकार ध्वनि उसको कहते हैं, यानी कि ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियों से है जिनमें वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है, ऐसे उसको कहते हैं हकार। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा हकार ध्वनि का मतलब होता है कि जिनमें वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। ऐसी ध्वनियां या ऐसी ध्वनियों से है जिनमें वायु का पर्याप्त प्रभाव होता। मैं लिख देता हूं, लो, हकार ध्वनि का अर्थ लिख देता हूं। ऐसी ध्वनियां, यहां लिख देता हूं नीचे, ये है हकार ध्वनियां। इसके बारे में यहां लिख देता हूं, ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनमें क्या होता है, या ऐसी ध्वनियों से है, हकार ध्वनि का अर्थ ऐसी ध्वनियों से, ऐसी ध्वनियां जिनमें वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। ऐसी ध्वनियां जिनमें जिनमें वायु का वायु का पर्याप्त
जिनमें वायु का पर्याप्त प्रवाह होता है, पर्याप्त प्रवाह होता है, उसको कहते हैं हकार ध्वनि। लेकिन इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। वायु का पर्याप्त प्रवाह का मतलब है कम वायु यहां पर निकलेगी, ये देख सकते हो, कम वायु इसमें निकलेगी, उसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त। महाप्राण की इसकी उल्टी हो जाएगी, जिसमें उच्चारण के समय वायु का अधिक प्रवाह होता है, अर्थात जिसमें हकार ध्वनि होती है। अब आई समझ में है ना? अब आई समझ में है ना? प्रीति कह रही सर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया था अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, लेकिन आज ये समझ में आ गया। चलो आना चाहिए। देखो जी, अब हकार ध्वनियां मैंने बता दी आपको कौन सी होती हैं, हकार ध्वनि के बारे में भी बता दिया है आप सभी विद्यार्थियों को। किसको कहते हैं हकार ध्वनि, ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है जी, इसमें प्रयोग नहीं होती अल्प प्राण में, बाकी सब में होती है। ठीक है, तो हकार ध्वनि की बात करूं तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, इसमें ये सारे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कम वायु बाहर निकलती है। और आप देख सकते हो क, ग और वंग है, च, ज और ह, ऐ, ट, ठ, ड, ण, त, द, प, ब, म। ये हो गए मेरे दोस्त प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5। हकार वर्ण जो होता है वैसे तो उस वर्णों को, उस व्यंजनों को हकार वर्ण भी कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि हवा जो है रगड़ या घर्षण खाकर कांपती है इसमें, यानी कि निकलती है, हकार वर्ण उसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए सर, कभी पूछ लेते हैं घोष वर्ण कितने होते हैं। देखिए आज तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेरे दोस्त, कभी अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि घोष के कितने प्रकार होते हैं, घोष की कितनी संख्या होती, तो इनको सबको गिन लेना मेरे दोस्त। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 तो ये जोड़ देना, ठीक है ना, 15 तो ये जोड़ देना आप, ठीक है, और 4 अंतस्थ जोड़ देना, 1 है जोड़ देना, और 2 द्विगुण जोड़ देना, ठीक है, और 11 स्वर जोड़ देना। इनका सबका काउंट कर लेना, जितने आए वो हैं, ठीक है, इनका सबका काउंट कर लेना, जितना आए उतना वो है। सारी बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये अपवाद के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये जोड़ भी लिए जाते हैं द्विगुण व्यंजनों को, कभी कभी कोई किसी पुस्तक में जोड़ता, किसी पुस्तक में नहीं जोड़ता, लेकिन अधिकतर पुस्तकें जो डीप जाकर के देखोगे तो द्विगुण व्यंजन आपको इसी के अंतर्गत रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, द्विगुण व्यंजन जो है वो इसी के अंतर्गत रखा हुआ मिलेगा। जोड़ियो जरा, 15 और 4 और 1 5, और नहीं 4 जोड़ दो, चलो 15 दूनी 30, और ये 2 और 1 3, ये हो गए 33 हो रहे हैं। वैसे तो अगर 2 निकाल दोगे तो कितनी हो गई संख्या? 31। ये अपवाद में आते हैं द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखना, ये द्विगुण व्यंजन अपवाद में आते हैं, ठीक है। वैसे सघोष सघोष व्यंजन जो होते हैं, खाली सघोष सघोष अगर पूछेगा ना, सघोष मतलब सघोष में व्यंजन व्यंजन अगर पूछेगा तो व्यंजन तो 20 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये बात का ध्यान रखना, इनको हटा करके है, इनको हटा करके, ठीक है, इनको हटा करके। चलो मैं इसको हटा ही देता हूं यहां से, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा करके और अपवाद में अलग लिख दूंगा, इसको यहां से हटा देता हूं और अपवाद में अलग लिख दूंगा, अपवाद में। इसको हटा देना, आप भी लिखना मत, बस अपवाद लिख रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं। अपवाद किसी पुस्तक में मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। कौन से?
एक तो ढह मिलेगा और एक ये मिलेगा, दोनों। क्योंकि जब अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण में क्या होता है मेरे दोस्त, ये अल्प प्राण में ढह आता है, एक आता है ये वाला इसमें, और महाप्राण में जाएगा दूसरा वाला। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा डीप जाकर के पढ़ोगे ना पुस्तकों को तो सारी जानकारी मिलती है। अगर थोड़ी डीप जाकर के हम पढ़ते हैं पुस्तकों को, समझ में आ रही होगी सभी विद्यार्थियों की बात, ठीक है। आगे देखो, महाप्राण, महा का मतलब होगा अधिक और प्राण का मतलब होगा वायु, यानी कि जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले। क्या होगा मेरे दोस्त, जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। इस बात का भी विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना आप सब विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी। बामन होते हैं रोशनी यादव, बामन ना होते अब 53 हो गए हैं। 31 और 31 तो बामन हो जाएगा सर, देखो 62 हो जाएगा। गुड़िया रानी एक बात बताओ, महाप्राण अलग है, इसमें अगर 31 जोड़ रहे हो आप, चलो मान लिया जोड़ तो 31, अगर आप लोगों ने 31 जोड़ दिया तो इसमें तो स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं आप लोगों के, सभी स्वर आ रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं, इनको दोनों को जोड़ने की जरूरत क्या आप लोगों को, ये बताओ पहले तो। अरे कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तब लगाइयो 31। 32 33 में से 2 इसलिए घटाए मैंने, कौन से वाले, ये अपवाद वाले, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता महाप्राण, और महाप्राण में क्या होता है, इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग होता है। हकार ध्वनियों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है महाप्राण में, और इनकी संख्या 15 होती है। 15 कौन कौन सी होती है आपके सामने है, इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 15। कौन कौन सी है वो सब आपके सामने है। प्रत्येक वर्ग का समवर्ण अर्थात दूसरा और चौथा, अर्थात दूसरा और चौथा। चलो जी बढ़ूं आगे, देख सकते हो सब आपके सामने, 15 इसकी संख्या होती है, दूसरा और चौथा ये रहा, ठीक है जी। ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ये हो गई आप लोगों की, उम्मीद करूंगा यहां तक एकदम एक एक बात क्लियर होती चली गई होगी और आ रही भी होगी समझ में सबकी, ठीक है जी। क्लियर है या ना, बताओ। 12 खड़ी को पूछ रहे थे एक भैया हमारे कि भैया जी 12 खड़ी बता दो क्या होती है। बाहर है खड़ी, मेरे दोस्त 12 खड़ी की जो परिभाषा बनती है, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को ही 12 खड़ी कहते हैं। क्या है, किसी व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर, री से रीरी जो होता उसको छोड़ करके, रीरी को छोड़कर, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, विसर्ग के साथ लिखने को
बारह खड़ी कहते हैं, बारह खड़ी कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ये होता है मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ये होता है मेरे दोस्त बारह खड़ी। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? कुमारी रीता कह रहे हैं कि बहुत जगह पढ़े हैं हम, लेकिन आप जैसा व्याकरण पढ़ा रहे हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। अनुराधा समझने की कोशिश करो गुड़िया रानी, इसमें कुछ भी नहीं है, जो है सब आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या बताया, बारह खड़ी की बात। अब आप कहोगे कि भैया जी बारह खड़ी को कैसे लिखूंगा मैं? तो देखो, मान लीजिए कोई मैंने आप लोगों का मेरे दोस्त उदाहरण ले लिया, कोई सा भी अक्षर ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया मेरे दोस्त आपका जय ले लिया, जय है ना। उसने कहा किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लिखने को, किसको छोड़ना है? री से री को छोड़ना। तो जय लिख दिया, जा लिख दिया, ए आ ई ई यानी कि मात्रा लगानी छोटी ई की, जी जी। ठीक है, आगे ए आ ई उ, आगे क्या लिखेंगे? जू जू। ए आ ई उ जे जे जय, जो और जाओ और जम और जह जह। अब गिन लो इनको, क्या होगा? इसे ही कहते हैं, अब गिन लो मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं मेरे दोस्त, क्या आप लोगों की ये जो है बारह खड़ी, इसी को कहते हैं। गिन लो, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10 और दो 12। यानी कि कोई सा भी व्यंजन हो, उस व्यंजन के साथ रीरी की मात्रा को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, और अनुस्वार अनुस्वार ये आ गया देखो, और विसर्ग के साथ लिखने को ही मेरे दोस्त बारह खड़ी कहते हैं। ये होता है बारह खड़ी, ये होता है बारह खड़ी। बताओ बारह खड़ी समझ में आ गया ना प्रत्येक विद्यार्थी की? अब क्यों भाई, ऐसा कोई विद्यार्थी तो नहीं जिसकी बारह खड़ी समझ में ना आया हूं? ऐसा कोई विद्यार्थी तो नहीं? बताओ। ठीक है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं। 12 मात्राएं इसके अंतर्गत होती हैं, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो कुछ कुछ जगह आप लोगों को मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये थी आप लोगों की वर्णमाला, जिससे आप लोगों का प्रश्न बन सकता था। ये क्या थी? आप लोगों की वर्णमाला थी, जिससे आप लोगों का मेरे दोस्त प्रश्न बन सकता था। परिभाषा आ सकती है बारह खड़ी में, ठीक है, बारह खड़ी में परिभाषा आ सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो वर्णमाला जो थी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। और कल है मेरे दोस्त आपका क्या, सैटरडे। कल कक्षा नहीं होगी आपकी 10 बजे वाली, मैंने आपको बताया मंडे टू फ्राइडे है। ठीक है, और मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम अब अगली बार, मतलब आगे एक मतलब थोड़ी सी छोटी सी चीज और रह गई है वर्णमाला में, वर्ण विच्छेद रह गया है, और कुछ अनुतान, अनुतान वाला संबल वर्ण किसे कहते हैं, कुछ शब्द और रह गए। एक कक्षा और लूंगा इसकी वर्णमाला की, जिससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।